प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम के अंतर्गत आदर्शवाद की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे राजनीति विज्ञान में आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, इंग्लिश में आइडियलिज्म की विचारधारा कहकर संबोधित किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं दी गई और उसका राजनीति विज्ञान में किस प्रकार का अध्ययन क्षेत्र हम देख सकते हैं। साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आदर्शवाद का विकास राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दर्शन के इतिहास में किस प्रकार से हुआ है। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं या चेतना को अभिव्यक्त किया जाता है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत स्वरूप प्रस्तुत करता है। अगर राजनीतिक दर्शन के इतिहास को हम उठाकर देखें तो एक दिलचस्प सा वाद विवाद हमेशा से होता रहा है कि राज्य बड़ा है या व्यक्ति, राज्य साध्य है या व्यक्ति, राज्य लक्ष्य है या व्यक्ति। इस विवाद का अभी तक कोई सर्वमान्य समाधान नहीं हो पाया, परंतु आदर्शवाद वह विचारधारा है जो राज्य और व्यक्ति की इस प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह राज्य के साथ है। उनके अनुसार राज्य ईश्वरीय तत्व की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। आदर्शवादियों के लिए राज्य सर्वश्रेष्ठ है, राज्य साध्य है, विश्व चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति ही राज्य है। पाश्चात्य जगत के ऐतिहासिक क्रम में प्लेटो से आदर्शवाद का आरंभ माना जाता है। प्लेटो के अनुसार संसार भौतिकता में नहीं है बल्कि उसके वास्तविक प्रत्ययों और विचारों से है। फिक्टे ने जीवन के भौतिक पक्ष पर बहुत बल दिया। इसने वास्तविकता को नैतिकता से पूर्ण इच्छा शक्ति माना तथा इस प्रतीकात्मक जगत को मनुष्य की इच्छा शक्ति को विकसित करने हेतु बताया। उससे वास्तविकता और नैतिकता पूर्ण इच्छा के रूप में अभिव्यक्ति होती है। असीम आत्मा की भावना भारतीय दर्शन में भी पाई जाती है तथा जड़ प्रकृति की ओर फिक्टे का अनात्म जगत संकेत करता है। फिक्टे के बाद जर्मन आदर्शवादी हीगल ने आदर्शवादी दर्शन के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डाला। इनके दर्शन को विश्व चैतन्यवाद कहा जाता है। इन्होंने समस्त विश्व की संपूर्णता के रूप में देखा और अनुभव के प्रत्येक प्रकरण की संपूर्णता से जुड़ा हुआ बताया। हीगल के अनुसार इस प्रकार अनन्य आत्मा अथवा ईश्वर का ब्रह्म स्वरूप संसार है और संसार को समझना ईश्वर का रूप समझने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के ब्रह्म एवं आंतरिक दो स्वरूप हैं। भारतीय विचारधारा भी ईश्वर को सर्वभूतेषु एवं सर्वभूत हित कहा गया है। आदर्शवाद कुछ अर्थों में थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा के शब्द आइडियलिज्म का सीधा सीधा शब्द अनुवाद है, जबकि आइडियलिज्म शब्द आइडियल से नहीं बल्कि आइडिया से बना है। वास्तव में यह विचारधारा आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, वरन एक आइडिया अर्थात विचार पर आधारित है। यह किसी आदर्श समाज का चित्रण नहीं करती, किसी आदर्श राज्य का चित्रण भी नहीं करती, न ही राज्य के किसी आदर्श स्वरूप का चित्रण करती है। इसके विपरीत यह राज्य को विचार की
सर्वोच्च चेतना की अभिव्यक्ति मानती है। इसलिए बोसा के इस विचारधारा को राज्य का आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं। एक विचारक हॉबहाउस राज्य का दार्शनिक सिद्धांत इसे मानते हैं। मैकाइवर ने इसे राज्य का रहस्यवादी सिद्धांत बताया, और ईएम जोड़ तो इसे यहां तक कहते हैं यह राज्य का एक निरंकुशतावादी सिद्धांत है। ये सभी नाम आदर्शवाद के विभिन्न पक्षों के आधार पर रखा गया है। यहां इतना ही कहा जा सकता है कि अगर इसको नाम के रूप में देखें तो यह एक पृथक विचार है जिसके आधार पर यह विचारधारा रखी गई है। फिक्टे के बाद हीगल ने आदर्शवाद पर बहुत प्रभाव डाला है। हीगल को आदर्शवादी चिंतन का अगुआ कहा जाता है। हीगल का आदर्शवाद राज्य का निरंकुश सिद्धांत भी कहा गया है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, और इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू माने गए। आदर्शवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मन से ही की जा सकती है। जर्मन दार्शनिक हीगल के अनुसार सत्ता और उससे संबंध का हमारा ज्ञान स्वरूप है, एवं हमारा ज्ञान तर्क बुद्धि पर होता है, और स्वयं सत्ता की इस बुद्धि परक व्यवस्था के कारण मनुष्य का ज्ञान सत्ता को उसी सीमा तक ग्रहण कर पाता है जिस सीमा तक हमारे ज्ञान तथा सत्ता के बीच में एक समरूपता स्थापित हो। हीगल की मान्यता है कि विश्व निर्बाध गति से सक्रिय विकास की ओर बढ़ रहा है। इस विकास क्रम की प्रक्रिया द्वारा विश्व अपने आप में अंतर्निहित उद्देश्य की ओर बढ़ता चला जाता है। इस क्रम विकास का प्रयोजन अपने आप में निहित लक्ष्य तथा नियति के बारे में सचेत होना है। हीगल इसी विकास क्रम के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सत्ता परम तत्व के मन में विचार का विकास है। ब्रह्मांड चेतना अर्थात पूर्ण ईश्वरीय स्वरूप सत्ता के रूप में 3 स्थितियों में विकसित होती है: यथा, स्थापना, प्रतिस्थापना तथा संस्थापना। हीगल इसे अधिकाधिक पूर्णता की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया मानते हैं। हम आगे इस ओर आते हैं कि आदर्शवाद के मुख्य आधार, प्रमुख आधार क्या है। एक एक को लेकर उसे समझने का हम प्रयास करेंगे कि आदर्शवाद को किस प्रकार उसके एक नए आधार स्वरूप में बांटा गया है। पहला कहा गया है कि आदर्शवाद का आधार विचार है। यहां हम मानते हैं कि आदर्शवाद का शुद्ध नाम विचारवादी होना है, क्योंकि इसका मुख्य आधार ही विचार है। जगत की वास्तविकता विचारों पर आश्रित है। प्रकृति एवं भौतिक पदार्थों की सत्ता विचारों के कारण है। आदर्शवाद का आधार भौतिक जगत न होकर मानसिक या आध्यात्मिक जगत है। विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। वे सार अथवा भौतिक प्रतिरूप हैं जो जगत को आकार देते हैं। ये साथ ही वे मानदंड हैं जिनसे इंद्रिय अनुभव योग्य वस्तुओं की जांच की जा सकती है। दूसरा कहा जाता है आदर्शवाद का आधार आत्मा है। आंतरिक जगत जिसे आत्मा या मन कहते हैं, आदर्शवाद का एक प्रमुख आधार माना गया है, और इसी के कारण विचार प्राप्त होते हैं और उन विचारों को वास्तविकता की ओर अग्रसर किया जाता है। जगत का आधार मनस माना गया है, अर्थात मन से। यह यांत्रिक नहीं है। जीवन जटिल भौतिक रासायनिक शक्तियों के रूप में बटा हुआ नहीं है। यह मानस पर आधारित है। पदार्थ और मानस का प्राकृतिक बाह्य स्वरूप ही हम ईश्वरीय चेतना के रूप में मान सकते हैं। आदर्शवाद का आधार तर्क एवं बुद्धि है। आदर्शवाद का मुख्य आधार तर्क एवं बुद्धि के अनुसार
तय विचार कहे जाते हैं। कहा गया है आदर्शवाद का आधार मानव है। आत्मा उच्च शक्ति पर आधारित होती है, विचार और तर्क बुद्धि से युक्त होती है। मानव वह प्राणशील आधार है जिसमें अनुभव करने, उन्हें धारण करने और उन्हें उपयोग में लाने की विलक्षण शक्ति होती है, जो उसे अन्य पशुओं से अलग करती है। मानव सभी प्राणियों और पशुओं में सर्वश्रेष्ठ इसी कारण गिना जाता है क्योंकि वह महान अनुभव करता है और उसे गौरव एवं आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। मनुष्य में जो आत्मा होती है वह वास्तव में विभिन्न उच्च शक्तियां निहित होती हैं। उसमें तर्क, बुद्धि, मूल शक्तियां, नैतिक शक्तियां, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ताएं निहित होती हैं। चौथा कहा गया है आदर्शवाद का आधार राज्य है। आदर्शवाद का एक महत्वपूर्ण आधार जैसे हीगल, बोसाके ने राज्य माना है। कर्निंगहम ने भी कहा है कि हीगल के लिए राज्य महान आत्मा का संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रतिरूप है। हीगल कहते हैं कि मानवीय आत्मा राज्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। राज्य एक देवीय विचार है और इस पृथ्वी पर उसका अस्तित्व इसी कारण से सत्तावान है। राज्य की संकल्पना आदर्शवादी आधार के पर ही शुरू हो सकती है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मकता को तो अपनाया, परंतु तत्व मीमांसा में अथवा तत्वों को स्पष्ट करने में उन्होंने भौतिकता को ग्रहण कर लिया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आदर्शवादी विचारधारा विकसित हुई और एक नए रूप को उसने धारण किया। ब्रिटेन में सैमुअल, कॉलरिज, जेम्स, हैचिसन, स्टर्लिंग, जॉन केयर्ड, बर्नार्ड, बोसाके, ब्रैडले आदि का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।